हाय गाइस। सो आज हम करेंगे DGC 6 विच इज स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सो मैंने ये बुक इसलिए चूज करी क्योंकि ये सबसे पतली बुक है बाकियों में से। तीन मैंने करवा दी हैं, सो ये फोर्थ है। नंबर से फोर्थ है, वैसे ये DGC 6 है। इसमें सिर्फ 3 यूनिट्स हैं, छोटी छोटी हैं, हो ही जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो ब्लॉक 1 इज अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड यूनिट 1 इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, क्राइसिस एंड बर्नआउट। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक दे रखा है वो है स्ट्रेस और स्ट्रेस के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, सो जो स्ट्रेस की डेफिनेशन बनेगी उसमें उसके फीचर्स भी इंक्लूड होंगे। सो मैंने दोनों क्लब कर दिया है। सो स्ट्रेस इज साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल, मतलब कि जो स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं वो साइकोलॉजिकल भी होते हैं और फिजिकल भी होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, सो जो आपके साइकोलॉजिकल हैं और फिजिकल हैं, तो साइकोलॉजिकल में आपका आएगा जैसे आपको मेंटली स्ट्रेस होता है तो उसमें आपको जो बीपी है वो हाई हो जाता है, आपका हार्ट रेट हाई हो जाता है, आपको मेंटली आप गुस्सा आने लग जाता है स्ट्रेस की वजह से, आपको पेल्सिपिटेट करते हो, आप स्वेटिंग होती है, आपको शिवर करते हो, आप फिजिकल में आप नेल बाइटिंग वगैरह करते हो, ट्रेमर्स होते हैं, आपको फूड थंपिंग करने लग जाते हो आप। ठीक है, सो स्ट्रेस का क्या होता है कि अगर आपने एक रिजल्ट एक्सपेक्ट करा था और आप उस रिजल्ट से हट गए हो, सो आपको इरिटेशन होती है कि आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाए और उसकी वजह से भी आपको स्ट्रेस होने लग जाता है। ठीक है, सो मोस्टली स्ट्रेस रिजल्ट्स व्हेन वी आर डेविएटेड फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, वी डिसाइडेड, वी थॉट ऑफ एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट वी वुड बी एबल टू अचीव दिस थिंग, बट सिंस वी वर नॉट एबल टू अचीव दैट थिंग, सो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, देन स्ट्रेस इज सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक का मतलब है स्ट्रेस हैज सिम्टम्स विच आर शोन इजीली। फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, मेंटल सिम्टम्स होते हैं, इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स इट इज सिम्टोमेटिक। ठीक है, सो इज सीन नेगेटिव बट ऑल्सो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि स्ट्रेस वैसे हम मोस्टली अगर स्ट्रेस एक नेगेटिव टर्म में यूज करते हैं कि अगर किसी को स्ट्रेस है तो अबे यार स्ट्रेस नहीं हो, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बट इसको हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं। कैसे कि सपोज two children are preparing for their exam and one is having anxiety because he doesn't know how to prepare for his exams, and the other person is stressed but he is confident that he will prepare in time. ठीक है, सो जिसको एंजाइटी वगैरह हो रही थी तो वो कांपता ही रह गया कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, बट दूसरे को जिसको स्ट्रेस था थोड़ा सा, तो वो कॉन्फिडेंट भी था कि हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पेपर इतने दिन बाद है तो मैं इतने दिन का प्लानर बनाऊंगा और मुझे उस प्लानर को अचीव करने का स्ट्रेस है, सो इसीलिए मैं पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहूंगा। ठीक है, सो अगर आपने उस स्ट्रेस को पॉजिटिव तरीके से यूज कर लिया है, अगर आप किसी भी काम को आप करने से पहले आपको स्ट्रेस होता ही होता है। ठीक है, सो उस टास्क को टाइम पे कंप्लीट करने का स्ट्रेस और उस टास्क को प्रॉपर डिलीवर करने का स्ट्रेस आपको होगा ही होगा, बट ये आपके ऊपर होगा कि उस स्ट्रेस से आप अपना काम छोड़ ही दोगे या फिर उस स्ट्रेस को काबू में करके अपने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल को काबू में रख के उस काम को कंप्लीट करोगे। ठीक है, सो अगर आपका स्ट्रेस पॉजिटिवली वर्क करता है सो इसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, देन स्ट्रेस इज एन इंटरेक्टिव कॉन्सेप्ट। कैसे, जो इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव का मतलब है जो स्ट्रेस है इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द एनवायरमेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ह्यूमन है जब वो अपने एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है उसके बाद ही स्ट्रेस क्रिएट होता है। ठीक है, अगर ह्यूमन एनवायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो स्ट्रेस क्रिएट नहीं होगा। जब तक ह्यूमन बीइंग आउटसाइड वर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तब तक स्ट्रेस नहीं होगा। तब तक ज्यादा से ज्यादा जो ह्यूमन मतलब इंसान का अपना पर्सनल, इंट्रा पर्सनल जो उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से हो सकता है, बट जो मेजोरिटी में होते हैं स्ट्रेस वो तभी होते हैं जब इंसान सोशल बाहर इंटरेक्ट करता है। ठीक है, देन इट इज अ जेनेरिक टर्म। जेनेरिक टर्म का मतलब है कि स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि हमको जैसे कि दर्द हो रहा है, सो दर्द एक जेनेरिक टर्म है, बट पेट का दर्द, सर का दर्द, ये एक प्रॉपर टर्म आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आप स्पेसिफिक हो रहे हो। सो जेनेरिक टर्म स्ट्रेस है, बट वर्क स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस प्रॉपर टर्म्स हैं। सो स्ट्रेस में एटीट्यूड ऑफ पर्सन काफी मैटर करता है। अगर एटीट्यूड ऑफ पर्सन अच्छा है तो आपका जो स्ट्रेस है वो लो रहता है, आपको उतना स्ट्रेस नहीं होता है, बट आपका अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो आपका स्ट्रेस काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो स्ट्रेस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज,
BP and neurological disorders. So the higher level of stress you have, the higher chances you have that you might get heart attack, stroke, diabetic, your BP might rise and you might have neurological disorders. ठीक है. सो उसके बाद आता है मॉडल ऑफ स्ट्रेस. तो मॉडल ऑफ स्ट्रेस जर्नल अडेप्टेशन सिंड्रोम है. ये जीएस मैंने आपको पिछले वाली बुक में भी दे रखा है, उधर भी पढ़ाया है. सो स्टेज मॉडल कहते हैं इसको. एंड दिस मॉडल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज कन्फ्रंटेड विद अ थ्रेट द जनरल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर्स इन 3 स्टेजेस. ठीक है. मतलब कि अगर किसी भी इंसान के साथ में कुछ ऐसा होता है कि जिसमें उसको लगता है कि थ्रेट है या डेंजर है, तो उसका जो लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल या रिएक्शन का लेवल है, वो 3 स्टेज में काम करता है. ठीक है. सबसे पहला जो उसका स्टेज है वो है अलार्म रिएक्शन. सो जो अलार्म रिएक्शन होता है उसको हम शॉक फेज भी कहते हैं. मतलब कि मान लो अगर किसी की बिल्डिंग में धुआं आ रहा है, ठीक है, और वो सो रहा है, बट उसने धुआं सूंघा और उसको हल्का सा लगा कि उसके कमरे से धुआं आ रहा है और उसके कमरे में ही हल्की सी उसको स्पार्क दिख रही है, तो अचानक से उसका ब्रेन अलर्ट देगा उसको कि हाँ क्या घर में आग लग गई है. तो अचानक से उसका जो बीपी वो एकदम से उठेगा, उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, उसका शुगर लेवल ट्रिगर होगा, उसका ब्लड प्रेशर ट्रिगर होगा, तो वो एकदम से काम करेगा और वो हड़बड़ी में उठ के सब चीज चेक करने की कोशिश करेगा कि कहाँ से धुआं आ रहा है. तो ये उसका शॉक फेज होता है. ठीक है. जिसमें जो उसकी रेजिस्टेंस होगी वो लो होगी, बट उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हाई होगा. ठीक है. सो इसके और क्या सिम्टम्स होते हैं? एक्साइटेबिलिटी, एड्रेनलिन डिस्चार्ज, हार्ट रेट हाई, मसल टोन टेंस, ब्लड कंटेंट ओवरफ्लोइंग. ठीक है. देन वी हैव स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस. सो ये स्टेज सेकंड कौन सी होती है कि जब आपको यहाँ पे आपका अलार्म रिएक्शन शॉक फेज इसलिए होता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि किस प्रॉब्लम में आप फंसे हो. ठीक है. एक बार अगर आपको समझ आ जाए कि डेंजर ये है, तो उसके बाद ही आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे ना. आपको अगर पता ही नहीं है कि हुआ क्या है तो आप पैनिक करोगे. ठीक है. बट वंस यू नो द प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू फाइंड इट्स कॉज. ठीक है. सो स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस में आपका जो मैक्सिमम अडेप्टेशन है, मतलब आप प्रॉब्लम के साथ में जितना अच्छे से घुल मिल जाओगे, जितना अच्छा आप अडेप्ट करोगे, एडजस्ट करोगे, उतना बेटर रहेगा आपके लिए. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, अगर जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज करता है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका डिफेंसिव रिएक्शन फेल होने लग जाएगा. ठीक है. यानी कि अगर जो आग है, आप गए, आपने पहले इसको स्पार्क दिख रहा था तो आपको लग रहा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, स्पार्क है, मैं फायर एक्सटिंग्विशर बुझा दूंगा. बट जैसे ही आप आगे गए तो किचन में पूरी आग लग रखी थी और तभी सिलेंडर फट गया. तो ये देख के आपके भी फट गई और डिफेंस रिएक्शन आपका फुस हो गया, क्योंकि आपको लग रहा था कि आप छोटी मोटी आगे बुझा दोगे, बट आप नहीं बुझा पाओगे. पूरा किचन आपका उड़ा हुआ है. और इधर क्या हुआ, आप सीधा जाते हो नेक्स्ट स्टेज में जो है स्टेज ऑफ एग्जॉशन. सो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो गई. ठीक है. और आपके इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है फिर से नीचे गया और जो आप ऑर्गेनिज्म हो यू माइट कोलैप्स. और क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आपके पास में आपको प्रॉब्लम पता है, आपको सोल्यूशन नहीं पता है. अब उसका आपको लग रहा था कि ये सोल्यूशन काम कर जाएगा बट नहीं करा, प्रॉब्लम उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी. सो यू ट्राई टू समहाउ गिव अप. ठीक है. सो यहाँ पे इस ग्राफ के हिसाब से लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है. जब आपका अलार्म वाला स्टेज होता है तो जो आपका लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है. जब आपका स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आता है तो आप कोशिश करते हो कि आप उसको रेजिस्ट करो, बट जब आप स्टेज ऑफ एग्जॉशन में आ जाते हो और आपको पता होता है कि आपके बस की बात नहीं है, तो आप फिर से नीचे आ जाते हो. ठीक है. सो इस थ्योरी के नेगेटिव्स क्या हैं, तो ये थ्योरी सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज स्ट्रेस पे काम कर रही है, जिसमें वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो टिक रखी है. बट जैसे इंट्रासाइकिक जो फैक्टर्स होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, उन चीजों को नहीं देखा. जैसे जो कल्चरल या सोशल फैक्टर्स होंगे उनकी वजह से ये तीनों चीजें ऐसे काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये तीनों चीजें सिर्फ ऐसी चीज पे काम कर सकती हैं जो काफी ज्यादा हैवॉक क्रिएट कर सके. मतलब जैसे कोई डिजास्टर हो रहा है या एकदम से मतलब कुछ फटाफट गया है. ठीक है. सो जैसे जो अगर कोई कल्चरल फैक्टर होगा, जैसे कोई इंसान यहाँ से कहीं और गया है, तो वो इतना ज्यादा अलार्मिंग रेट पे नहीं होगा. और मोस्टली जो ये तीनों होते हैं, इंट्रासाइकिक तो नहीं, बट जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, इनसे स्टेज ऑफ एग्जॉशन वाला स्ट्रेस नहीं आता है उतना. इनसे हम अडेप्ट करना सीख जाते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द नेगेटिव ऑफ दिस थ्योरी. नाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस वाज गिवन बाय पारेख इन 1983. उन्होंने बोला था 2 तरीके की चीजें होती है, एक तो होता है रोल स्पेस, दूसरा होता है रोल सेट. सो रोल स्पेस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, मान लो एक्स है, सो वो किसी का बच्चा भी है, वो किसी के
किसी का पापा भी है, वो एक बिजनेसमैन भी है, ठीक है। सो ये उसका रोल स्पेस है, और उस रोल स्पेस के अंदर वो जब कोई एक पर्टिकुलर रोल निभा रहा है तो उसको रोल सेट कहते हैं, ठीक है। देन ही गेव 10 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रोल स्ट्रेसेस, ठीक है। सो 10 टाइप के उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल रोल स्ट्रेसेस दिए कि अगर किसी आप इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वहां पे किस तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज इंटर रोल डिस्टेंस, IRD। इसका मतलब है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड नॉन ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स। मतलब कि एक तुम एग्जीक्यूटिव भी एक ऑफिस में, वो तुम्हारा रोल है, दूसरा तुम एक हस्बैंड भी हो, तो ये आपका रोल है, ठीक है। सो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आया, मान लो कि आप एग्जीक्यूटिव हो तो आपको यस, ओके, थम्स अप, या आई अप्रिशिएट, ओके, डू द वर्क इन टाइम, ऐसी बात करने का आपको आदत पड़ चुका है क्योंकि आप ऑफिस में ही अपना टाइम निकालते हो। तो जब आप घर आते हो तो आप एज अ हस्बैंड वाइफ के साथ में उतना ढंग से बात नहीं कर पा रहे, आप उसके साथ में भी सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल बिहेवियर ही रख रहे हो, ठीक है, कि हाँ ठीक है, नहीं, ओके, हाँ मैं ठीक हूँ, फाइन, ये वो, आप कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा उन दोनों रोल्स के बीच में। नेक्स्ट वी हैव role stagnation. So role stagnation is gap between demand to outgrow and occupy new role, ठीक है। सो रोल स्टेग्नेशन इज कि आप किसी एक रोल में थे बट उसके बाद आपको दूसरा रोल निभाना था, बट आप उस रोल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, सो यू आर फीलिंग काइंड ऑफ स्ट्रक, ठीक है। देन वी हैव रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब है कि हम अलग अलग लोगों से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बट एक ही रोल के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रोल इरोजन। रोल इरोजन इज पीपल फील हिज रोल, पर्सन फील्स हिज रोल इज परफॉर्म्ड बाय अदर पर्सन विच शुड फुली बिलोंग टू हिम, ठीक है। सो किसी एक को ऐसा लग रहा होता है कि ये रोल वो निभा रहा है बट जबकि ये रोल मुझे निभाना चाहिए था, इसीलिए वो उससे थोड़ा चिढ़ने लग जाता है, ठीक है। सो दिस इज रोल इरोजन। मतलब कि अगर किसी को जॉब में एक उसको लग रहा था कि उसको वो जॉब मिलेगी बट उसको नहीं मिलती, किसी और को मिल जाती है, सो दिस इज रोल इरोजन। देन वी हैव रोल ओवरलोड। इट इज टू मैनी एक्सपेक्टेशंस। अगर कोई एक टीचर है स्कूल में, सो उससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि वो बच्चों को ध्यान से पढ़ाए, हर एक पे पर्सनल फोकस करे, अटेंशन दे उसको, पेरेंट्स से भी फुली इंटरेक्ट करे, घर जाके फिर वो एज अ मदर अपने बच्चों को संभाले, एज अ वाइफ पति की देखभाल करे, फिर एज अ बहू बाकियों को संभाले, तो मतलब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। देन वी हैव रोल आइसोलेशन। इट इज डिस्टेंस, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, नॉट फिजिकल, बिटवीन द ऑक्यूपेंट्स रोल एंड अदर रोल इन द सेम रोल सेट, ठीक है। सो इसमें आइसोलेशन आ जाती है दो रोल्स के बीच में। देन वी हैव पर्सनल इनएडिक्वेसी। इट इज फील डजंट हैव नेसेसरी स्किल सेट। सो अ पर्सन व्हेन फील्स ही डजंट हैव नेसेसरी स्किल सेट, मतलब कि आप एक HR का इंटरव्यू देने गए बट आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं है, आपका लैंग्वेज स्किल बहुत पुअर है और आप जज ही नहीं कर पा रहे हो, सो आपको पर्सनल इनएडिक्वेसी लगेगी, ठीक है। देन सेल्फ रोल डिस्टेंस। रोल अ पर्सन ऑक्यूपाइज गोज अगेंस्ट हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पर्सन एंड हिज जॉब, ठीक है। सो यू आर अ नेचर लवर बट आपको कसाई का काम दे दिया है तो सीधा कट्टा है आपका, सेल्फ रोल डिस्टेंस हो गया। रोल एम्बिगिटी। इसका मतलब है लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको अपने रोल के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि आपको करना भी है नहीं करना है। रिसोर्स इनएडिक्वेसी। पर्सन फील्स नॉट प्रोवाइडेड विद एडिक्वेट रिसोर्स, ठीक है। सो अगर एक कोई टीचर है और उसको चौक और ब्लैक बोर्ड ही नहीं मिला है तो उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एट वर्क क्या क्या हो सकते हैं। वर्किंग कंडीशन काफी खराब, शिफ्ट वर्क हो सकता है, नाइट शिफ्ट हो सकता है, आपका पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है, वर्क ओवरलोड, काफी ज्यादा काम, रोल इन ऑर्गेनाइजेशन आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, रिलेशनशिप एट वर्क में भी आपके जो पीयर हैं वो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपको सब कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, डाउन करने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट है करियर डेवलपमेंट, वैसा नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते थे, या स्टेग्नेशन आ गई है आपके करियर डेवलपमेंट में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू। नॉन वर्किंग फैक्टर्स जो आपको नहीं करने का मन है या आपको इरिटेशन हो रही है, आपको वहां से भागने का मन है, ठीक है। सो दीज कैन बी द स्ट्रेसर्स एट वर्क। ओके, सो स्ट्रेसेस कंप्लीट, इस यूनिट में कंप्लीट है, वो अगले यूनिट में भी फिर से पूछा हुआ है बट स्टिल इसके लिए कंप्लीट हो गया है। देन वी हैव क्राइसिस। सो क्राइसिस इज अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट leading to major unrest amongst the individuals at the workplace is called an organizational crisis, ठीक है। सो क्राइसिस क्या हो गया, बेसिक जो क्राइसिस का मतलब होता है कि एकदम से कोई एक
झटका टाइप का लग जाए जो, ठीक है। जैसे कि अभी पेंडेमिक की वजह से क्राइसिस ही हो रखा है, ठीक है। बट जो क्राइसिस एक वर्क प्लेस में हो रहा है, जिसकी वजह से जो वर्क प्लेस है उसमें लोग काम ना कर पाए, उसको एक ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? सडन डिस्टर्बिंग इवेंट्स अराइजेज इन शॉर्ट नोटिस एंड ट्रिगर्स फियर और थ्रेट, ठीक है। सो कोविड को ही मान लो, कोविड की वजह से एकदम से तो नहीं, खैर वी ऑलरेडी न्यू कि वेव 2 भी आएगी, बट वी वर नॉट दैट मच प्रिपेयर्ड, बट ऑल्सो इट अरोज इन शॉर्ट नोटिस एंड ट्रिगर्स फियर एंड थ्रेट। थ्रेट तो है ही, जब इट इज अबाउट लाइफ एंड डेथ तो है थ्रेट। देन टाइप्स क्या है? नेचुरल क्राइसिस। नेचुरल क्राइसिस जो हमारा ड्रॉट, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह होता है उसको नेचुरल क्राइसिस कहते हैं। इवन एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस होता है। टेक्निकल क्राइसिस, फेलियर इन टेक्नोलॉजी या ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, ठीक है, रप्चर हो जाता है, वो टेक्निकल क्राइसिस में आएगा। कन्फ्रंटेशन क्राइसिस है जिसमें लड़ाई हो गई एम्प्लॉयज की या इंटरनल डिस्प्यूट हो रहा है। क्राइसिस ऑफ मेल वायलेंस, जो नोटोरियस एम्प्लॉयज होते हैं कुछ, जो जैसे स्कूल में अगर बच्चे भी होते हैं जो बम फोड़ के आते हैं वॉशरूम में, वो वायलेंस की वजह से हो गया, या फॉल्स रूमर्स फैला दिए कंपनी के बारे में उसकी वजह से। फिर क्राइसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मिसलीड्स। सो मिसलीड्स में क्या क्या हो सकता है? क्राइसिस ऑफ स्क्यूड मैनेजमेंट वैल्यूज, क्राइसिस ऑफ डिसेप्शन, क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट मिसकंडक्ट। ये बेसिकली जो सारे के सारे क्राइसिस है ये ऑर्गेनाइजेशनल मिसलीड्स की वजह से, मतलब कि जो कंपनी की ही गलती होगी। स्क्यूड मैनेजमेंट वैल्यूज मतलब कि थोड़ी चीप हरकतें, कि मतलब आपको 10,000 मिलेंगे और छुट्टी पे आपके पैसे काट देंगे और आपको ओवर टाइम भी करना पड़ेगा और आपको चाटनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैनेजमेंट मिसकंडक्ट भी वही कि आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखेंगे। वर्क प्लेस वायलेंस, आपके साथ में बदतमीजी हो रही है बट स्टिल यू हैव टू वर्क देयर बिकॉज दे नो कि आपको पैसे की जरूरत है। ड्यू टू रूमर्स की वजह से आपके साथ में लड़ाइयां हो गई, बैंकरप्सी हो गई, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको सैलरी नहीं दे रही बट स्टिल दे आर फोर्सिंग यू टू कम देयर एंड वर्क फॉर देम। क्राइसिस ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल कुछ भी हो सकता है। सडन क्राइसिस एकदम से हो जाए, स्मॉल्डरिंग क्राइसिस, ठीक है। सो दीज आर द क्राइसिस विच माइट अकर इन ऑर्गेनाइजेशनल मिसलीड्स की वजह से, ठीक है। देन वी हैव वेज टू ओवरकम क्राइसिस। अगर कुछ क्राइसिस हो गया तो उसको ओवरकम करने के क्या क्या तरीके हैं? एडॉप्ट फोकस्ड अप्रोच। एक अप्रोच आपको रखनी चाहिए, एक के प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी टाइप, बट फोकस्ड होनी चाहिए, ठीक है। गैदर करेक्ट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव का मतलब है कि जैसे अब एक साइड अरविंद केजरीवाल, एक साइड मोदी है और दोनों एक दूसरे का उल्टा 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 कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है। इंस्टाग्राम पे एक दिन आप बोलते हो कि अरविंद केजरीवाल सही बोल रहा है, दूसरे दिन आप बोलते हो कि मोदी सही बोल रहा है, ठीक है। बट वो दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स जिंदाबाद। बट अगर वो एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ के साथ में काम करते तो थिंग्स कुड हैव बीन मच बेटर, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो खेल के चले जाएंगे बट सफर जो इंसान हमने लोअर लेवल पे आ रहा है जो वो कर रहा है, ठीक है। सो इफ देयर वुड हैव बीन अ चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब चांसेस थे कि सिचुएशन उतनी खराब नहीं होती, ठीक है। देन वी हैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सेम ऐसा ही स्कूल्स में भी होता है, टीचर्स आपस में लड़ाइयां करते रहते हैं, उसकी वजह से बच्चे सफर करते हैं। बट अगर वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे का पर्सपेक्टिव समझें तो बच्चे सफर नहीं करेंगे। यही होता है कि हायरार्की चलती है, सबसे ऊपर वाला की दिमाग खराब होता है तो नीचे वाला सफर करता है। क्विक डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग तगड़ा होना चाहिए आपका। बी काम एंड पेशेंट। डिस्कशन ऑन एसेंशियल ड्यूरिंग क्राइसिस। एसेंशियल्स क्या होते हैं? जैसे अभी लॉकडाउन है तो जो एसेंशियल चीजों की शॉप है वो खुली हुई है, ठीक है। सो ये चीज है। लॉयल्टी होनी चाहिए आपकी। रिव्यू परफॉर्मेंस, अपना परफॉर्मेंस रिव्यू करो। वेव 1 में जो जो गलतियां हुई थी, वेव 2 के लिए उनसे लड़ने के लिए हमको पहले से तैयार होना चाहिए था बट नहीं हो रखे थे। और अभी भी इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के पास में, जिनके पास में टीवी फोन कुछ नहीं है, जिनको नहीं पता लग रहा है, उनको लग रहा है कि जय माता दी करेंगे और कोविड उनको नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, हो रहा है भाई। अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। सो जैसे ये कभी कभी मीडिया फॉल्स रूमर्स भी फैला देता है, कभी कभी कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पे मीडिया अगर बिक जाता है तो उसकी वजह से जो नॉर्मल जनता है वो सफर करती है, क्योंकि वो एक दिन एक पॉलिटिशियन को सपोर्ट करती है, फिर दूसरे दिन अगले को सपोर्ट करती है, पहले को गाली देती है। ऐसा ही जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं उनके साथ भी होता है, अगर कुछ भी ऐसे ही मीम आ जाता है उनके बारे में, ठीक है। सो क्राइसिस इज ओवर, देन वी मूव ऑन टू बर्न आउट।
सो बर्नआउट इज बेसिकली, अगर डेफिनेशन से, तो इट इज अ सिंड्रोम ऑफ इमोशनल एग्जॉशन, डीपर्सनलाइजेशन, रिड्यूस्ड पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट इन वर्कर्स, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आइडियलिज्म, एनर्जी पर्पज, स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल इमोशनल एग्जॉशन, क्रोनिक फैटिग, हेल्पलेस एंड होपलेसनेस। ठीक है, बेसिकली बर्नआउट इज जब आपका एकदम दिमाग खराब हो जाता है, आपको समझ नहीं आता मुझे क्या करना है, बस मुझे यहाँ से भागना है, वो आपका बर्नआउट स्टेज है। ठीक है, सो पाइन ने 1982 ही गेव बर्नआउट स्ट्रेस सिंड्रोम, बॉस, BOSS, ओ से हो गया। ठीक है, सो उन्होंने बेसिक सिम्टम्स दिए, इट इज डिप्लीशन ऑफ एनर्जी रिजर्व्स, lowered resistance to illness, increased dissatisfaction and pessimism, and increased absenteeism and inefficiency at work। ठीक है, बेसिकली जो आपकी एनर्जी होती है, आप ऑलरेडी लो एनर्जी पे चल रहे हो तो आप वो भी डिप्लीट होने लग जाती है। आपका जो रेजिस्टेंस है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एनर्जी, सो योर रेजिस्टेंस लेवल ऑल्सो गो लो, बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर मच प्रोन टू इलनेस। ठीक है, सो इंक्रीज डिससेटिस्फेक्शन और नेगेटिविटी, आप नेगेटिव तरीके से सोचने लग जाते हो और आपको बस वहां से एब्सेंट होना होता है, एस्केप आप अपनाते हो। ठीक है, एस्केपिज्म और इनएफिशिएंसी एट वर्क, मतलब बट ऑफकोर्स अगर आपको नहीं मजा आ रहा तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो गए नहीं। तमाशा मूवी में जैसे रणबीर कपूर था, तो उसको नहीं मजा आ रहा था उसके काम में, सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ बर्नआउट, जब वो लास्ट में एकदम गिव अप कर देता है, जब वो फिर वो फट के बाहर निकलता है। ठीक है, जब वो उसको स्वाहा स्वाहा कर रहा होता है अपने बॉस को। ठीक है, सो उसका भी बर्नआउट मारा होता है। ठीक है, देन स्टेजेस ऑफ बर्नआउट क्या है? सबसे पहली स्टेज है हनीमून स्टेज। सो इसमें क्या होता है? सो इनिशियली व्हेन यू अप्लाई फॉर अ जॉब एंड यू गेट सिलेक्टेड, सो यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड एंथुजियास्टिक होते हो, आप में प्राइड होता है कि यस आई हैव डन इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू अर्न मनी। बट धीरे धीरे जब आपका पहले दिन होता है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीना, 2 महीना होता है, आप एनर्जी रिवर्स हो जाती है आपकी, मतलब आपको थोड़ा ना किलस मचने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा कि अबे यार रोज का अलार्म लगा रखा है, रोज ये चाट रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, मतलब 2 बजे बोला तो छुट्टी हो जाएगी, पर ये 6 बजे पीछा नहीं छोड़ रहे, 10 बजे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। देन यू हैव फ्यूल शॉर्टेज स्टेज। इसमें क्या होता है, इस स्टेज के बाद जब आपको 3-4 महीने हो जाते हैं वहां पे, सो यू फील लॉस्ट, फेटिक्ड एंड कंफ्यूजन। ठीक है, इसके सिम्टम है जॉब डिससेटिस्फेक्शन, इनएफिशिएंसी, फैटिक, स्लीप डिस्टर्बेंस। तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन के काफी रीजन हो सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आप वहां पे ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे हो, वहां पे आप ढंग से कली की बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपसे एक्सपेक्टेशंस कम रख रहे हैं, या फिर आपको कोई कुछ वहां पे मान नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे आपसे सीनियर लोग हैं, वो बस आपको करके इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, so it can lead to escape activities which is like drinking and smoking, so in order to avoid all those conflict, और आपको पता है कि वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सर्वाइव करना है, काम करना है, आप दारू पीना वगैरह शुरू कर देते हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप आते हो तीसरी स्टेज पे विच इज क्रोनिक सिम्टम स्टेज। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा एग्जॉशन होता है, फिजिकल इलनेस होती है, एंगर, डिप्रेशन। ठीक है, सो जब आप किसी पे निकाल नहीं पाते हो तो आपका वो गुस्सा अंदर अंदर बढ़ता है, जिसकी वजह से या तो आप फटके बाहर आते हो या फिर आपको डिप्रेशन हो जाता है। देन वी हैव फोर्थ क्राइसिस स्टेज, जिसमें आपका होता है इंक्रीज फीलिंग, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं, यू आर ऑप्रेस्ड, पेसिमिज्म, सेल्फ डाउट, एस्केप मेंटालिटी। ठीक है, फिर आपको बस वहां से भागना होता है। ठीक है, देन यू हैव फिफ्थ लास्ट हिटिंग द वॉल, यू मसल पैरालिसिस होता है, डिजीनेस होती है, फेंटिंग, यू कोलैप्स एंड इट इज एंड ऑफ करियर, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, लास्ट इज सोर्सेज ऑफ बर्नआउट। सो बर्नआउट के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मतलब किस किस वजह से आपका दिमाग खराब हो सकता है। लेवल ऑफ स्ट्रेस अगर काफी ज्यादा है, काफी लो है, हाइपो स्ट्रेस और हाइपर स्ट्रेस 2 तरीके का होता है। टाइप क्या है, फंक्शनल या डिसफंक्शनल। फंक्शनल इज स्ट्रेस एंड डिसफंक्शनल इज डिस्ट्रेस। पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, अगर आपकी टाइप ए टाइप की पर्सनैलिटी है, जिसमें आपका जो इंटर पर्सनल ट्रस्ट है वो कम है, आप लोनलीनेस प्रेफर करते हो, रिजिडिटी है, सेल्फ एस्टीम कम है, एलियनेटेड रहते हो, तो आपको स्ट्रेस हो सकता है। नेचर ऑफ जॉब ही आपका रोल है वो हाईली रूटीनाइज्ड है और आपकी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको हो सकता है स्ट्रेस। नॉन वर्किंग लाइफ अगर आपकी एकदम झंडा है, आपका फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ वगैरह खराब है सब, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल होगा। लाइफस्टाइल अगर आपका स्ट्रेस डिसिपेटिंग है, स्ट्रेस एब्जॉर्बिंग है, अगर आप स्ट्रेस से दूर भाग रहे हो तो एस्केप करके भी आप, एक पॉइंट आता है जब आप उससे भाग नहीं पाते और एब्जॉर्व कर रहे हो तब तो आपको है इरिटेशन। रोल स्टाइल अगर आपका अप्रोच स्टाइल ऐसा है कि आप उसको पॉजिटिवली रख रहे हो, देख रहे हो स्ट्रेस को, तो आप बच जाओगे, बट अगर आपका अवॉइडेंस है तो आप फेलियर में जा सकते हो, हेल्पलेस और केओस होगा। कोपिंग स्टाइल आपका फंक्शनल, डिसफंक्शनल है। अगर आपका फंक्शनल है तो आप होप करोगे, अटेम्प्ट करोगे, उसको काम कर जाओगे। डिसफंक्शनल है तो आप दूसरे पे ब्लेम करोगे और फेटलिज्म की मतलब खत्म हो जाएगा सब। और लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, अगर वो सपोर्टिव है तो ठीक है, बट अगर वो सपोर्टिव नहीं है, सब आपकी टांग खींच रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस होगा। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ बर्नआउट एंड यूनिट 1 इज ओवर। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू यूनिट 2. बाय.